हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मज़े से चल रही है पढ़ाई, सभी की मेहनत चल रही है सबकी। बस लगे रहो बेटा, इसी तरह से मेहनत करते रहो, यही आपके काम आने वाली है। लास्ट मोमेंट्स हैं, कुछ टाइम और रह गया है। इस समय जितनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप लोग कर ले जाओ, बस वही आपके एग्ज़ाम में आपकी रैंक को डिसाइड करने वाला है। तो आप लगे रहो इसी तरह से, और आप सभी लोग वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और इस तरह से आपकी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही होंगी। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आए हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो आपके 12th का एक टॉपिक है, रिलेटिवली ज़्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने के साथ में मैं हमेशा एक एडवाइस ये करता हूँ कि जो भी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, समझने के साथ उनको पढ़ना है, उनको समझना है, और उनके थ्रू जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं वो रिजल्ट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर वो रिजल्ट्स हमें याद नहीं रहते तो फिर एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो इसलिए ये मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि एक बार को सॉलिड स्टेट टॉपिक विजुअलाइज नहीं हो तो चल सकता है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इसलिए आपको सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। इस टॉपिक में हम लोग सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, उसमें हम लोग यूनिट सेल्स पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की यूनिट सेल्स का डिस्कशन सामने आता है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल। ऐसे 4 यूनिट सेल्स पढ़े जाते हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़ते समय आइडेंटिकल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम्स को प्लेस करके अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं, और उस सब चीज़ों को पढ़ लेने के बाद आयोनिक सॉलिड्स के अरेंजमेंट को डिस्कस किया जाता है। आयोनिक सॉलिड जिसमें 2 तरह के आयंस होंगे, कैटायन होगा, एनायन होगा, जिनके साइजेस इन जनरल डिफरेंट होते हैं, तो वो लोग अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं वो डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को वॉइड्स का डिस्कशन करना होता है। वॉइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड जिसमें नाम सामने आते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड, और उसी में 1-2 नाम और भी सामने आते हैं, जैसे ट्राइगोनल वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, लीनियर वॉइड, इस तरह के नाम सामने आते हैं। तो ये जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सब समझना तो है ही, समझने से कहीं ज़्यादा बेटा इनको याद रखना भी ज़रूरी है। एक बार समझ गए तो चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। इसलिए रिजल्ट जब भी पढ़े जाएं तो रिजल्ट पढ़ते हुए हमें उन रिजल्ट्स को याद रखना होगा। क्योंकि आज भी आप लोग देखेंगे, आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही हैं, और लास्ट ईयर आप देखो तो कितना, मतलब अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न देखो तो वो मोर और लेस सॉलिड स्टेट में एक जैसा होता है। मतलब यहाँ पर वेरिएशन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा नहीं है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि हम बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बना पाएं, मतलब लिमिटेड स्कोप है, और वो जो भी क्वेश्चन उस स्कोप से बनते हैं बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर हमने सॉलिड स्टेट में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारे रिजल्ट हमने याद रखे हैं। तो इसलिए बेटा मेरी हमेशा ये एडवाइस रही है और कि इस चैप्टर के लिए कि आप इन बातों को याद रखो। एज लेंथ का रिलेशन रेडियस के साथ में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें, लेयरिंग पैटर्न कैसा है, कैसी 2 डायमेंशनल लेयर्स को यूज़ किया गया है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने में, जो कुछ भी XYZ पूरे टॉपिक में पढ़ा जाता है, दीज आर ऑल रिजल्ट्स जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसलिए बेटर है कि हम सारे रिजल्ट्स को ध्यान में रखें, और आज हम लोग उसके साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो रिजल्ट आपके कैसे काम में आएंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही हैं। इसमें इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे और पूछा था कि कौन से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इनमें से बताना है। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो जैसे हम लोग सॉलिड्स पढ़ते हैं तो जो भी सॉलिड्स हम लोग देख रहे हैं उनको 2 नामों से कैटेगराइज किया जाता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो, और ये पैटर्न हमें बहुत लंबी रेंज तक देखने को मिलता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, या अगर कोई अरेंजमेंट में पैटर्न दिखाई भी पड़े तो वो पैटर्न बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज का दिखाई पड़ता है। एमॉर्फस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलता है।
दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, तो दो वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनआइसोट्रॉपिक। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस उन्हें बोलते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट से चेंज ना होती दिखाई पड़े। एमॉर्फस सॉलिड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो सॉलिड चाहे कैसे भी रख दिया जाए, सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी वो हर डायरेक्शन से सेम ही देखने को मिलती है। जैसे इसके लिए आप एक वेल नोन एग्जांपल यूज कर सकते हो, जैसे ग्लास बार। हम लोग 12th में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्लास बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और वो वैल्यू 1.5 अराउंड आती है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ग्लास बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ग्लास बार को आप कैसे भी प्लेस करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आता है। मतलब उसमें जो लाइट पास हो रही है वो लाइट आप किसी भी डायरेक्शन से पास कराओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आती है। ये एमॉर्फस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ग्लास अपने आप में एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ अगर यही काम किया गया तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्शन बदल देने से बदल जाती है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसो का मतलब डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन और आइसो का मतलब सेम वैल्यू इन एवरी डायरेक्शन। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक नहीं होते। इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसी तरह से आगे लिखा है एमॉर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है या इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। एमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता और इसका भी एक वेल नोन एग्जांपल है कि अगर कोई ग्लास, विंडो में ग्लास लगा हुआ है, आपने घरों में देखा होगा कि ग्लास हम लोग लगाते हैं, शीशे लगाते हैं विंडो में। अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसके शीशे को ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि वो शीशे की मोटाई ऊपर पतली होती है और नीचे जैसे आते हैं वो मोटी होती जाती है। मतलब जिस समय वो ग्लास लगाया होगा उसकी मोटाई ऊपर से लेकर नीचे तक सेम ही रहती है। जो भी ग्लास आज के डेट में आप नया खरीदने जाते हो तो अगर उसकी मोटाई देखो, थिकनेस देखो, तो जो मोटाई ऊपर दिखेगी वही मोटाई नीचे भी दिखेगी। लेकिन ग्लास बहुत दिनों तक जब लगा रहता है तो ऐसा देखने को मिला है कि ऊपर मोटाई कम हो चुकी है और नीचे मोटाई ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि ग्लास फ्लो करके नीचे आ गया, बह करके नीचे आ गया है। और बह करके नीचे आ गया है मतलब उसमें बहने की एबिलिटी दिखाई पड़ रही है और बहने की एबिलिटी तो लिक्विड्स की होती है। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सॉलिड है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सॉलिड नहीं, लिक्विड है, तभी वो बह रहा है, इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड नाम दिया जाता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड बोला जाता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर सपोज आपके पास हीरा है, हीरा सदा के लिए ऐसे बोलते हैं, हीरा अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है, और आप कितने भी पुराने हीरे को रखे रहो उसमें डिफॉर्मिटी कभी देखने को नहीं मिलेगी कि वो डिफॉर्म हो गया या बह गया। इस तरह का इवेंट कभी देखने को नहीं मिलता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड्स के एग्जांपल होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ था एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं देखने को मिलता। पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं, रेंडमली अरेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी सॉलिड को जब हीट किया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अपने अगल बगल वाले पार्टिकल के साथ में बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस की अगर बात करें तो जो चारों तरफ किसी एक पार्टिकल की सराउंडिंग है, चारों तरफ बेटा जिस किसी पार्टिकल की सराउंडिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि इससे कोई पार्टिकल ज्यादा पास है, कोई पार्टिकल ज्यादा दूर है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो किसी एक एटम या पार्टिकल से घिरे हुए सारे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन एक साथ ब्रेक
नहीं होते, एक एक करके ब्रेक होते हैं। एक एक करके ब्रेक होते हैं कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले वो इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा जो थोड़ा कमजोर होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा उससे ज्यादा मजबूत वाला टूटेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा मजबूत वाला टूटेगा, और इस तरह से ग्रेजुअली एक एक करके वो बॉन्ड्स टूटते हैं। जबकि अगर यही बात क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखी जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है वो सराउंडिंग आइडेंटिकल होने की वजह से आइडेंटिकल होती है, और इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट की एक डिफाइंड वैल्यू होती है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन एक टर्म यूज करते हैं जिसकी मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो भी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो पर वो सॉलिड रहता है। इस तरह का डिस्कशन एमॉर्फस सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब एमॉर्फस सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड से पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो पाते हैं। उसका रीजन होता है कि यहां पर जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो रैंडम होता है। ऐसी कहानी। ठीक, अगला स्टेटमेंट देखें, एमॉर्फस सॉलिड हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी मैंने बताया क्योंकि बॉन्डिंग यहां यूनिफॉर्म नहीं है इसीलिए हीट ऑफ फ्यूजन भी इनका डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो अब कौन कौन से सही हुए? आगरा, कैलकाटा और दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बेटा फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ था। मतलब ये सॉलिड स्टेट में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। नॉर्मली लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उन्होंने जो जो चीजें सीरियसली नहीं ली जाती वही चीजें पूछ रखी, तो इसलिए हमें केयरफुल रहना है। शुरू से लेके अंत तक जो भी बातें पढ़ी जाती हैं वो सब क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यूनिट सेल के पैरामीटर्स दिए हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बताई है, और उनके बीच के एंगल्स बताए हैं, एंगल्स बताए, और पूछा जा रहा है कि ये क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है। तो आपको अगर याद हो तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े जाते हैं। 7 नाम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। और उनमें से कोई एक नाम ये है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको वो पैरामीटर्स के साथ में उनके नाम याद रखने होते हैं। उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, इसीलिए नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग नहीं कर पाते, जबकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप इसको याद रखना। बेसिकली कोई भी यूनिट सेल जब करेक्टराइज्ड होता है तो वहां पर दो तरह से वहां पर ये चीजें सामने आती हैं। एक की जो उनकी एजेस हैं उनकी लेंथ में क्या रिलेशन है और उनके बीच एंगल्स में क्या रिलेशन है। जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसको कि ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ बी है, और ये हाइट को मैं यहां पर सी नाम दे देता हूं, सी। तो हो सकता है कि ये एज लेंथ इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो सकता है, 2 इक्वल हो, 1 अनइक्वल हो। इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम पिक्चर में आते हैं, और इनके बीच के एंगल, ए और बी के बीच के एंगल को गामा बोला जाता है, बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा बोला जाता है, और सी और ए के बीच के एंगल को बीटा बोला जाता है। हालांकि अब वो इंटरचेंज भी किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप कैसे इसको याद रखो, मैं एक सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। एक सबसे पहला नाम क्यूबिक, जिसमें तीनों एजेस ए बी सी इक्वल होती है और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। पहला नाम क्यूबिक आपको याद रखना है। दूसरा नाम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल पैटर्न क्या है उसको आप पकड़ना। अभी सारी एजेस इक्वल, सारे एंगल इक्वल और वो 90 डिग्री के बराबर, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अब एक एंगल को, एक एज को अलग कर दिया, बाकी 2 एजेस इक्वल हैं। एक एज को अलग कर दिया, बाकी 2 एजेस इक्वल, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा, बीटा, गामा अभी भी इक्वल है, मतलब एंगल्स को अभी भी छेड़ा नहीं गया है, एंगल्स अभी भी इक्वल हैं। इसी तरह से तीसरे नाम पर आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जिसमें तीनों एजेस अनइक्वल हैं, तीनों एजेस अनइक्वल हैं।
तीनों एजेस अनइक्वल हैं और एंगल्स अभी भी नहीं छेड़े गए हैं और वो अभी भी 90 डिग्री ही हैं। एंगल्स को अभी भी छेड़ा नहीं गया, मतलब पहले हमने एजेस को छेड़ा है, एंगल को वही रखा है। पहले एक एज को छेड़ा, फिर दोनों एज को छेड़ा, तो दोनों का मतलब तीनों एजेस छिड़ गई। अब इसके बाद चौथा नाम है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। एजेस तो छिड़ ही चुकी हैं, तीनों एजेस अनइक्वल, और अब एक एंगल को छेड़ने जा रहे हैं और दो एंगल सेम हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा, बीटा की जगह गामा लिख लो, गामा लिखा रहता है, हालांकि मेरे हिसाब से आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों एजेस अनइक्वल। इसके अलावा दो एंगल्स अभी भी इक्वल है और एक को छेड़ दिया, एक को छेड़ दिया। पैटर्न को आपको समझना है, पहले एंगल्स को छेड़ा नहीं है, केवल एजेस को छेड़ना चालू किया एक 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 करके, फिर इसके बाद एजेस छिड़ चुकी थी तो अब हमारा दिमाग एंगल पर गया तो एक एंगल को छेड़ दिया। अब इसके बाद पांचवा नाम है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसमें एजेस तो छिड़ ही चुकी थी और एंगल्स भी छिड़ गए और कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन गया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस तरह से हम जब याद रखते हैं तो हमें याद रखना आसान हो जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रखो। इसके अलावा दो और क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 7 होते हैं टोटल। तो छठवां नाम है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, इस नाम को आप क्यूबिक के साथ रिलेट करके याद रखो। क्यों क्यूबिक के साथ रिलेट करके याद रखो? क्योंकि इस नाम में तीनों एजेस इक्वल हैं जैसा कि क्यूब में होता है, तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं जैसा कि क्यूब में होता है, लेकिन अंतर यह है कि वो 90 डिग्री नहीं है। तीनों एंगल्स इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री ना होने की वजह से वो क्यूबिक नहीं है। तो इस तरह से आप क्यूब के साथ ट्राइगोनल को याद रखोगे तो आप उसको याद रख ले जाओगे। और इसके अलावा एक नाम और है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, इसको आप इंडिपेंडेंटली याद रखोगे। इंडिपेंडेंटली याद रखोगे का मतलब इसमें दो एजेस इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती, दो एजेस इक्वल एक अनइक्वल, और इसमें दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के बराबर, और एक एंगल अनइक्वल है और वो 120 के बराबर है। और इस तरह से ये 7 नाम हम लोग याद रखते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पर ए, बी और सी तीनों वैल्यूज अनइक्वल हैं, तीनों वैल्यूज अनइक्वल हैं। और आगे देखें तो दो एंगल्स 90 डिग्री हैं मतलब इक्वल हैं और एक अनइक्वल है, तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ? तीनों एजेस अनइक्वल और दो एंगल्स इक्वल और एक अनइक्वल। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो मोनोक्लिनिक है। और इस तरह से आप इस सीक्वेंस को आसानी से लर्न कर सकते हो। तो इस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि अगर हम पैटर्न नहीं फॉलो करें तो इसको याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के जो शेप्स हैं वो हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं बना पाते। हालांकि एनसीईआरटी में आपके सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उन डायग्राम्स को आप याद नहीं रख पाओगे। तो इट इज बेटर कि आप एक पैटर्न में इनको फॉलो कर लो, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं सॉलिड स्टेट में। ये जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वो कह देंगे कि एक तरह के एटम एक जगह पे हैं, दूसरी तरह के एटम दूसरी जगह पे हैं और इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मंत्र ये है कि आपको अलग अलग लोकेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पहली बात कि आपको पता होनी चाहिए कि वो लोकेशंस एक यूनिट सेल में कितनी हैं, और दूसरी बात कि उन लोकेशंस की इफेक्टिवनेस कितनी है। मतलब उन लोकेशंस पर जब कोई पार्टिकल होता है तो वो किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है,
फेस के सेंटर पर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/1 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहां है? एज के सेंटर पर, और एज के सेंटर की जो लोकेशन है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो इस तरह से ये बातें हमें याद होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में होते हैं, मतलब खट से हो जाएगा लोकेशन का आइडिया, क्योंकि सॉलिड चैप्टर में हम लोग पढ़ते ही लोकेशंस हैं। देखते हैं, इसमें कहा गया एक बाइनरी कंपाउंड है, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, एंड दोज ऑफ M एलिमेंट ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ HCP। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ HCP, मतलब आपसे कहा है कि A HCP बना रहा है और आपका X नहीं है, M है, ठीक है, कोई बात नहीं, M लिख लेते हैं। M कहां है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं शॉर्ट में टीवी लिख दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड शॉर्ट में टीवी हो गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, जो हमें याद रख, पता तो आपको सब कुछ होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अगर टॉपिक पढ़ा है तो पता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो HCP बनाता है उसका रैंक कितनी होती है, मतलब एक यूनिट सेल में उसके कितने एटम्स होंगे। तो HCP में वो नंबर आता है बेटा 6। HCP में वो नंबर आता है 6, रैंक ऑफ यूनिट सेल। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसी यूनिट सेल में, number of tetrahedral void in a unit cell की वैल्यू 2 times of rank के बराबर होती है। एक्चुअली हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, एक FCC जिसको CCP नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा HCP। FCC और HCP। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि अपने आप में क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और HCP अपने आप में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब दोनों की यूनिट सेल्स अलग अलग है, दोनों के क्रिस्टल सिस्टम्स अलग अलग है, एक जगह क्यूब है, एक जगह हेक्सागन है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों तरह के यूनिट सेल्स के बनने में जो 2 डायमेंशनल लेयर्स यूज होती हैं, 2 डायमेंशनल लेयर जो कि 2 तरह की होती हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। या तो किसी सॉलिड के बनने में स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स 2D लेयर्स यूज होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखने से 3D स्ट्रक्चर जनरेट करती हैं, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर यूज हो सकती है जो एक दूसरे पर रखने पर पूरा 3D स्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो FCC और HCP दोनों तरह की यूनिट सेल्स या दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स बनने में हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर ही यूज में आती है। और यही रीजन है कि FCC और HCP दोनों केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू सेम आती है। पैकिंग फ्रैक्शन 74% देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 देखने को मिलता है। दोनों ही केस में वो सिमिलरिटी के पीछे ये रीजन होता है। और दोनों ही तरह के सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इफेक्टिव जो रैंक ऑफ यूनिट सेल होती है उसका डबल आता है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड रैंक ऑफ यूनिट सेल के बराबर ही आता है। तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात की है, और अगर रैंक ऑफ यूनिट सेल 6 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा बेटा 12, उसका डबल 12। और इन्होंने बोला है कि 2/3 इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, थोड़ा गंदा हो गया है, चलो 2/3 लिखते हैं। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यूज हुआ तो 12 का 2/3, 12 का 2/3, तो यहां से सॉल्व होके आएगा बेटा 8। इसका मतलब एक यूनिट सेल में A एटम्स 6 होंगे और उसके साथ में M एटम्स 8 होंगे। अब हमसे पूछा गया है इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड क्या होगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यूनिट सेल में उन एलिमेंट्स के नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो देखना होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, ये 6:8, मतलब इसको आप 3:4 भी बोल सकते हो, मतलब A और M का रेशियो 3:4 है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा A3B नहीं M, A3M4 या M4A3B इसको लिखा जा सकता है। तो आप इसमें ऑप्शन देखो तो M4A3 करेक्ट ऑप्शन आपका बॉम्बे है।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी पैटर्न पर हैं। अब आप देखो कि हम लोगों को अगर वो इंफॉर्मेशंस याद नहीं हो कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या है, तो फिर अब अगर पता करने लग जाओगे आप एग्जाम में तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अच्छे से ये बात ध्यान में रखना है हम सबको कि हमें सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। याद रखोगे तो मजा आएगा, अगर याद नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। और सॉलिड स्टेट बहुत आसान चैप्टर है अगर हम सारे रिजल्ट्स याद रखते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये थोड़ा सा मोल्ड कर दिया इन्होंने। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन BeO बेरियम ऑक्साइड जिंक ब्लेंड टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो तो हमारे सिलेबस में 5 आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें लर्न करने होते हैं पढ़ने के साथ में। कौन से? 3 तो AB टाइप के हैं जिसमें नाम सामने आता है NaCl जिसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दूसरा ZnS जिसको जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और तीसरा CsCl स्ट्रक्चर। ये सब में एक कैटायन एक एनायन है। और इसके अलावा 2 और नाम भी होते हैं, जो एक है उसमें AB2 टाइप का और एक है A2B टाइप का। एक नाम है CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है Na2O जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हमको याद रखना है, मतलब ये नाम दे करके हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर होगा तो हमें वो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो अगर डिस्क्राइब कर दिया गया तो जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा उसको फॉलो करते हुए हम आंसर कर लेंगे। और ये 5 में से अगर कोई यूज हो गया तो इनके डिस्क्रिप्शन नहीं बताए जाएंगे, ये हमें एक्सपेक्टेड होगा कि हमें पता है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। अब हमसे क्या कहा गया कि BeO बेरियम ऑक्साइड का बेरिलियम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो जिंक ब्लेंड के जैसा है। इसका मतलब है कि जो ZnS का स्ट्रक्चर हम जानते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर इसका है। और ZnS का स्ट्रक्चर क्या हम जानते हैं, तो हमें यह पता होता है कि सल्फाइड आयंस FCC बनाता है और जिंक आयंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो अगर ऐसा है तो उसी की सिमिलरिटी से यहां पर अगर बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड में जो एनायन होगा वो FCC बनाएगा, एनायन होगा वो FCC बनाएगा, और कैटायन कहां जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। इस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें यहां पर यह भी क्लियर होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है और अल्टरनेट वॉइड का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैं आपको रिकॉल करा दूं। आप सबने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन एक बार मैं उसको रिकॉल करा देता हूं। यहां पर आप स्ट्रक्चर देखो, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर बनाए इसका। आई थिंक इतने से हमारा क्यूब बन जाना चाहिए। इसको मिला लेते हैं यहाँ से, इसको मिला लेते हैं यहाँ से, इसको मिला लेते हैं यहाँ से। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा सा यहाँ से, और इसी तरह से इसको भी मिला लेते हैं यहाँ से। आई होप कि क्यूब अच्छा लग रहा होगा आपको। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो अगर अच्छा नहीं भी लगे तो भी आप बोलना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका क्यूब हो गया। अब जैसा कि बताया गया कि ऑक्साइड FCC बना रहा है, मतलब अगर मैं ऑक्साइड्स को लोकेट करूं तो ऑक्साइड आयंस आपके फेस के सेंटर पर होंगे, 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 पीछे वाले फेस के सेंटर पर होंगे और आगे वाले फेस के सेंटर पर होंगे। ये FCC हो गया। और इसके अलावा कॉर्नर पर भी होंगे, इसके अलावा कॉर्नर पर भी होंगे, ऑक्साइड आयन कॉर्नर पर भी होंगे, ऑक्साइड आयन कॉर्नर पर भी हैं, ऑक्साइड यहाँ कॉर्नर पर भी हैं। और इसके अलावा जिंक आयंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है, मतलब यहाँ बेरिलियम आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो इसका मतलब भी आप समझो। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होता कहाँ है बेटा, वो होता है बॉडी डायगोनल पर,
टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन कहाँ होती है? तो बॉडी डायगोनल पर होती है। एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। दो अपोजिट कॉर्नर को, एक्सट्रीम अपोजिट कॉर्नर को अगर मिलाएं तो वो बॉडी डायगोनल बनता है। और टोटल यहाँ 8 कॉर्नर है, तो दो को मिला करके ऐसे 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे और इन चारों बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। कहां पर टेट्राहेड्रल वर्ड होता है तो ये भी मैं स्पेसिफाई कर दूं, तो बॉडी डायगोनल का आधा तो क्यूब का हमारा सेंटर होता है। बॉडी डायगोनल का आधा क्यूब का हमारा सेंटर होता है। और इस आधे आधे बॉडी डायगोनल, मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, मतलब इसने बॉडी डायगोनल को 2 पार्ट में बांट दिया, और वो जो 2 आधे आधे पार्ट आपको दिख रहे हैं, उन्हीं आधे आधे पार्ट के आधे आधे पोजीशन पे, उन्हीं आधे आधे पार्ट के आधे आधे पोजीशन पर टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन होती है। मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड बॉडी डायगोनल के आधे पे होता है। टेट्राहेड्रल वर्ड बॉडी डायगोनल के आधे पर होता है। अब जब बात की जाती है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड फील्ड है, इसका मीनिंग आप क्या ध्यान में रखोगे? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एक बॉडी डायगोनल पर यहां पर बेरिलियम आयन दिखाता हूं, तो उस बॉडी डायगोनल पर जो दूसरा टेट्राहेड्रल वर्ड है वहां बेरिलियम नहीं होगा। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है टोटल 8 बॉडी टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, जिसमें से 4 फिल्ड होते हैं और 4 वैकेंट होते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं और आपको यहां पर स्पेसिफाई कर दूं। जैसे एक बॉडी डायगोनल तो मैंने दिखाया ही, और एक बॉडी डायगोनल में और दिखा रहा हूं, ये अनदर बॉडी डायगोनल। अब आप इसमें ध्यान रखोगे क्या? अगर यहां पर भी मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को लोकेट कर दे रहा हूं, मिड पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है, और उसका आधा और उसका आधा। अब अगर बेरिलियम बगल वाले टेट्राहेड्रल वर्ड में, तो उसके ठीक बगल वाले टेट्राहेड्रल वर्ड पर बेरिलियम नहीं होगा। और अगर यहां बेरिलियम नहीं होगा तो फिर यहां वाले पे होगा। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लूं। यहां पर होगा बेटा, यहां पर बेरिलियम होगा। इस तरह की इसकी कहानी होती है। आगे और ज्यादा मैं बनाऊंगा तो जितना ज्यादा लाइन में ड्रॉ करूंगा उतना कम दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए हम कम लाइन से ज्यादा चीजों को विजुअलाइज कर रहे होते हैं। तो यहां पर इस तरह की कहानी, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा है? Mg+2 इज इंट्रोड्यूस इन अवेलेबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। मतलब जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स नहीं फिल्ड थे उनमें हमने मैग्नीशियम आयन को फिल कर दिया, मैग्नीशियम आयन उसमें फिल हो गए, ऐसा इन्होंने बोला है। और आगे इन्होंने एक बात और बोली है, देन आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सिंगल बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल। मतलब इन 4 बॉडी डायगोनल में से एक बॉडी डायगोनल पे जो आयंस पड़ रहे थे उनको उड़ा दिया, मिसिंग है, रिमूव कर दिया, कुछ भी कैसे भी कर दिया होगा, मिस कर दिया। तो अब जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप यहां पर देखो कि मैग्नीशियम आयन को अगर अपन लोकेट करें तो मैग्नीशियम आयन बेटा यहां पर होगा जिसको हमने खाली छोड़ा था। ऐसी मैग्नीशियम आयन यहां पर होगा जिसको हमने खाली छोड़ा था। मैग्नीशियम आयन की इस तरह की लोकेशन होगी। मतलब एक बॉडी डायगोनल पर एक बेरिलियम होगा तो साथ में एक मैग्नीशियम होगा, हमेशा। सारे बॉडी डायगोनल आप बना के देख सकते हो। अगर कोई आयन रिमूव नहीं किया जाता, तो उस केस में यूनिट सेल में ऑक्साइड आयन का नंबर होता बेटा 4। आप सोच रहे हो कि कैसे? तो क्योंकि ऑक्साइड आयन एफसीसी बना रहा है, का मतलब ऑक्साइड कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 × 1/8, और 6 फेस के सेंटर जिनका कंट्रीब्यूशन आधा होता है, तो 6 × 1/2 3, तो 1 + 3 4। और इसके अलावा बेरिलियम आयन का नंबर भी होता बेटा 4। ये कैसे 4? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड टोटल 8 हैं, और जिसमें से अल्टरनेट में बेरिलियम है, मतलब 4 में है, 4 में नहीं है, तो 4 बेरिलियम। और मैग्नीशियम का नंबर भी होता 4 ही, क्योंकि बाकी 4 टेट्राहेड्रल वर्ड जो नहीं फिल्ड है बेरिलियम के थ्रू, उसमें मैग्नीशियम आयन है। तो ये तो तब की कहानी होती जब हमारा कोई आयन रिमूव नहीं किया होता। अब इन्होंने कहा कि भैया रिमूव कर दिया है, तो जैसे जैसे रिमूव करने की बात करी है उसको फॉलो करते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं कि यही बॉडी डायगोनल, ये वाला बॉडी डायगोनल से ही आयंस को रिमूव कर दिया सपोज, तो आप देखो तो इसमें 2 ऑक्साइड आयन रिमूव हो जाएंगे।
2 ऑक्साइड आयन रिमूव हो जाएंगे। तो जितना नंबर आपने निकाला है उसमें से 2 माइनस करो। नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं, 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 इंटू 1/8 माइनस किया जाएगा, क्योंकि 2 जिनको हम हटाने जा रहे हैं उनका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही है, तो इसका मतलब सीधे 2 नहीं माइनस किया जाएगा, 1/8 करके माइनस किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखो तो इस पे एक बेरिलियम आयन और एक मैग्नीशियम आयन है, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो एक बेरिलियम आयन को आप माइनस कर दो, एक मैग्नीशियम आयन को आप माइनस कर दो, तो फाइनली आप देखो तो ये आएगा बेटा 3, ये भी आएगा बेटा 3, और ये 4 माइनस 1/4 का मतलब आप सॉल्व करोगे 16 माइनस 1 15/4 का मतलब आप इसको सॉल्व करो तो 3.75 आता है। 3.75 ये आंसर आता है। मतलब रेशियो क्या बन रहा है, 3:3:3.75। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये 8 9 जैसा लगने लग गया, 3.75। तो अब अगर ऑप्शन देखो तो ये चीज आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रही है, 3.75। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 3.75। हालांकि इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ भी है। फ्लॉ ये है कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को चेक करो तो वो नहीं आएगी। मतलब कहने का ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए किसी भी सॉलिड में हमेशा, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस केस में अगर आप चेक करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई नहीं है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 3 6, 6 6 12 पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज देखें तो 3.75 इंटू 2, 3.75 इंटू 2 आई थिंक कितना आने वाला होगा, 3.75 इंटू 2 7.5 आ रहा होगा, 7.5। तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन बनाने वाले ने उतना ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने एडिशनल बताया है आपको। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है इस टाइप से, मतलब ये एक नया फ्रेग्रेंस दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कंपाउंड है XY2O4, XY2O4, ये कंपाउंड का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे लिखा है ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। ऑक्साइड आयंस CCP मतलब FCC, CCP FCC एक ही बात होती है बेटा, FCC बना रहे हैं। और आगे लिखा है कैटायन X आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैटायंस X आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको शॉर्ट में मैं OV लिख दे रहा हूं, OV ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और आगे लिखा है कैटायन Y आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैटायन Y आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी है और टेट्राहेड्रल वॉइड में भी है, दोनों में है और वो भी इक्वली है, ऐसा बोला जा रहा है। और आगे क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, मतलब जितने टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में है उनमें से कितने फिल्ड हैं या उसका कितना फ्रैक्शन फिल्ड है। जैसे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं FCC यूनिट सेल में, तो अगर चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल्ड है तो इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ फिल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 1। अगर 4 में से 2 फिल्ड है तो 2 फिल्ड है 4 में से, तो हम कहेंगे कि आधे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल्ड है और आधे खाली, मतलब फ्रैक्शन होगा 1/2। अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल्ड हो 4 में से तो फ्रैक्शन कहलाएगा 1/4, मतलब 1/4 फ्रैक्शन फिल्ड। इस तरह का उसका मीनिंग होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमें इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल्ड नहीं है। अब इन्होंने ये बोल तो दिया कि X ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, लेकिन इसका ये मीनिंग हम नहीं निकालेंगे कि सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में X है, नहीं, पता नहीं कितने में है कितने में नहीं। और Y ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों में है, तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड उसका भी हमें आइडिया नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो अब आप देखो इसका फॉर्मूला इन्होंने बता दिया है, इससे क्या फायदा होगा अब आप उसको नोटिस करो। यहां पर ये पता है हमें कि ऑक्साइड FCC बना रहा है तो इसकी इफेक्टिवनेस तो बेटा 4 आएगी। FCC की जो भी बनाता है उसकी रैंक 4 आती है। अगेन वही कहानी, 8 कॉर्नर पर वो होगा, 6 फेस के सेंटर पर होगा, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 वहां से ये आ जाता है। और अब अगर 4 ऑक्साइड है तो साथ में एक X होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहां पर 1 है।
एक x होगा, इसका मतलब एक ही x है, और वो x है कहां पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड x से फिल्ड है, एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड x से फिल्ड है। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एफसीसी में, जिसमें से एक ही फिल्ड है। और इसके अलावा y, अगर x 1 है तो y 2 है। मतलब एक यूनिट सेल में अगर 4 ऑक्सीजन है ऑक्साइड के फॉर्म में, तो साथ में फिर एक ही x होगा और 2 ही y होगा, ऐसा हमें ये फॉर्मूले ने बता दिया। और x के बारे में हमें पता है कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हो गया। और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से एक वॉइड में x है, और y हमारे 2 हैं, और हमसे कहा गया है कि ये 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब निकला बेटा कि एक y हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और एक y हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका ये मतलब निकला। और अगर ये मतलब निकला तो इसका मतलब कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिल्ड हुए? एक x से हुआ और एक y से हुआ, एक x से हुआ और एक y से हुआ। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल्ड कितना आएगा? तो 2 फिल्ड है 4 में से, 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 में से 2 फिल्ड है, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आया? आंसर आया हमारा 1/2। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? आगरा। करेक्ट ऑप्शन आगरा है। अगर आप पेपर को नोटिस करो तो इस तरह के क्वेश्चन में जबरदस्त इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। इनोवेशन कहने का मतलब है बेटा कि अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं क्वेश्चन बनाने के, क्योंकि ले दे करके वही इफेक्टिवनेस, वही लोकेशन, वही नंबर, यही है जो हम लोग पढ़ते समय सीख ही लेते हैं। अब क्वेश्चन बने तो कैसे बने? तो वो नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, उन्हीं में से एक नया तरीका ये भी है। नया तरीका ये एग्जाम में आया नहीं है, ये नया तरीका आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी इसी टाइप का है। इसमें लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विद अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैक का मतलब बेटा सीसीपी है। क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ एनायंस एंड विथ कैटायंस ऑक्यूपाइंग ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट इज AXB। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जो एनायन है, बाद वाला जो लिखा होता है वो एनायन होता है, मतलब B आपका एनायन है, वो FCC बना रहा है या CCP बना रहा है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का मतलब वो CCP बना रहा है, और A आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, A आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर्मूला ऐसा है, तो एक्स के लिए पूछा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। FCC की रैंक होती है 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? वो भी होता है 4। इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? AB। इसका मतलब x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगी? सिंपली 1 है इसका आंसर। बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन, देखो पिछले साल का ही है, मतलब पुराना नहीं है, पिछले साल का ही। तो अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो ये क्वेश्चन मतलब एकदम फ्री में नंबर बट रहे हैं, फ्री में बटोर लो। ये चैप्टर ऐसा है जो फ्री में नंबर देता है, फ्री में। एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने सॉलिड स्टेट सही से पढ़ लिया, उसके बाद बस क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। ये इस चैप्टर की खास बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। इसमें कहा गया है डायमंड हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि डायमंड कार्बन एटम से ही बनता है, और डायमंड में ईच कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब ईच कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से घिरा होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर जो एंगल्स आते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, और यही कहानी आगे वाले कार्बन एटम्स की भी होती है। मतलब इसी तरह से ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा होता है, इस तरह से आगे फॉलो हो रहा होता है। अब इसी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की यहां पर बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस वेयर 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स
are also occupied, 50% tetrahedral voids are also occupied by carbon atom। मतलब यहां पर कार्बन एटम बेटा FCC बना रहा है, ये बताया गया आपको, कार्बन एटम FCC बना रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और साथ ही साथ 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन है। तो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में भी अगर कार्बन है, और मैं आपको बता दूं उसकी कहानी इस तरह की है कि जैसे 8 FCC की बात कर रहे हैं तो FCC का मतलब कार्बन एटम 4 होंगे FCC बनाने वाले, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और 50% वॉइड फिल्ड है का मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड फिल्ड होते हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड होते हैं का मतलब है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ZnS टाइप का, जिंक ब्लेंड टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह की रिलेटिव पोजीशनिंग होती है। मतलब आपको मैंने ZnS में अभी बोला था कि जिंक आयंस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और जहां जहां पर मैंने दिखाया था वैसी ही कहानी आपके डायमंड में कार्बन एटम्स की होती है। अब आपको ये बात पता है कि अगर 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फिल्ड है तो इसका मतलब कितने फिल्ड हुए, 8 का 50% का मतलब 4 फिल्ड हुए। अब 4 कार्बन एटम्स तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में है और बाकी 4 एटम्स FCC बनाने में लगे पड़े हैं, तो इसका मतलब टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए, 4 और 4, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर था 8। क्वेश्चन का आंसर था 8। आप याद रखना डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। डायमंड है सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ जिंक ब्लेंड। ठीक, चलिए पहली बार इन्होंने ये बात पूछी, वैसे तो हम लोग पढ़ाते समय ये बात हमेशा बताते हैं, लेकिन अगर किसी ने मिस की हो तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड के जैसा है। हालांकि डायमंड में जो कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है वो आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर है। तो दोनों नाम एक साथ केवल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि दोनों में जो पार्टिकल की रिलेटिव पोजिशनिंग है वो सिमिलर आती है, इसलिए याद रखना आसान हो जाता है। हमने जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो उसके बेसिस पर हम कह देते हैं कि जैसी पोजीशनिंग वहां पड़ी हुई है बस उसी को रिकॉल कर लो, और डायमंड का भी स्ट्रक्चर सिमिलरली देखने को हमें मिलता है, तो हम याद रख ले जाते हैं, तो ऐसा काम हमारा आसान हो जाता है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें का एक सर्टेन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन BCC ऑफ यूनिट सेल ऑफ एजिलिन 27 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक कोई एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर के हिसाब से क्रिस्टलाइज हुआ है, सॉलिड बना है। अब आगे का है इफ द सेम एलिमेंट अंडर सेम कंडीशन क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस। मतलब अगर वही एलिमेंट FCC यूनिट सेल बनाने लग जाए, मतलब डिफरेंट तरह से अरेंज होके FCC स्ट्रक्चर बनाने लग जाए, तो जो यूनिट सेल बनेगी उसकी एज लेंथ क्या होगी, यूनिट सेल होगी उसकी एज लेंथ क्या होगी। तो एक्चुअली बेटा अगर एलिमेंट सेम ही है तो जो उस एलिमेंट की रेडियस होगी वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन यूनिट सेल की एज लेंथ बदल जाएगी, क्योंकि यूनिट सेल अलग तरह के अरेंजमेंट से बना है और अलग अलग तरह के अरेंजमेंट में यूनिट सेल की एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच का रिलेशन अलग अलग होता है। इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर हम लोग जो रिलेशन एज लेंथ और रेडियस का लिखते हैं दैट इज √3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कैपिटल R, जहां पर कैपिटल R का मतलब है पार्टिकल की रेडियस और A का मतलब है एज लेंथ। तो यहां पर ये रिलेशन आता है क्योंकि इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हम लोग ये पढ़ते हैं कि बॉडी के सेंटर पर एक एटम है जो अपोजिट कॉर्नर वाले एटम्स के साथ टचिंग पोजीशन पर होता है मतलब ये √3a है, सॉरी a को तो मैंने उड़ा ही दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये रूट के अंदर आ गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले, √3a ये आपका रिलेशन, √3a आपके बॉडी डायगोनल की लेंथ है और उस लेंथ पे 4r कवर्ड लेंथ होगी। और इसी तरह से अगर अपन FCC देखते हैं तो वहां पर ये रिलेशन आता है √2a इज इक्वल्स टू 4r, √2a इज इक्वल्स टू 4r, ऐसा रिलेशन आता है क्योंकि इन केस ऑफ FCC जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फेस डायगोनल के लॉन्ग टचिंग पोजीशन पर आपको दिखते हैं।
फेस डायगोनल मतलब अगर अपन एफसीसी यूनिट सेल का कोई एक फेस सिंपली ड्रॉ कर दें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फेस के सेंटर पर एक एटम है जो कॉर्नर वाले एटम्स के साथ में टचिंग पोजीशन पर प्रेजेंट है। कुछ इस तरह की कहानी, मतलब अगर एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल की लेंथ a√2 होती है बेटा, a√2, और a√2 की वैल्यू r 4r के बराबर होती है। तो इस तरह से रिलेशन आता है। अब दो, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो r तो सेम होगा, लेकिन अब जैसा रिलेशन है तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल अलग अलग होगा, तो मैं यहां पर a' बोल देता हूं और यहां पर a रहने देता हूं। और आपको a की वैल्यू बताई गई है 27 और a' की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि 4r की वैल्यू इसके भी बराबर है, 4r की वैल्यू इसके भी बराबर है, तो देयरफॉर √3a इज इक्वल टू √2a'। काम हो चुका है आपका। तो यहां से a' का मतलब एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल वो आएगा कितना, √3/√2a, दैट इज √3 की वैल्यू 1.73, √2 की वैल्यू 1.41, एज लेंथ की वैल्यू 27। इसको सॉल्व करने पर बेटा ये 33 पॉइंट समथिंग आता है, तो इन्होंने क्लोजेस्ट इंटीजर बोला है तो आंसर इसका दिया था 33 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अगर ये रिलेशंस हमको याद होंगे तो खट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर रिलेशन हम निकालने बैठे तो फिर यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट M है, क्रिस्टलाइजेज इन AB टाइप पैकिंग। AB टाइप पैकिंग आप लोग HCP में पढ़ते हो, HCP में, FCC और HCP, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एक दूसरे पर रखी जाती है। एक पैटर्न ABC टाइप है जिससे FCC बनता है, और दूसरा पैटर्न AB टाइप है जिससे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल बनती है। तो आपसे ये कहा गया है कि दो एडजेसेंट लेयर A और B, यहां पर दो एडजेसेंट लेयर के बीच की सेपरेशन बता दी है, दो एडजेसेंट लेयर के बीच की सेपरेशन बता दी है, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इन द वॉइड। कौन से वॉइड होंगे, तो FCC और HCP में दो तरह के वॉइड्स पाए जाते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिनमें आप रेडियस का रिलेशन पढ़ते हो, वो रिलेशन में रिकॉल कर रहा हूं। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो आयन रखा जाता है उसके रेडियस को अगर मैं स्मॉल r बोलूं तो वो वैल्यू बराबर आती है बेटा 0.225 टाइम्स कैपिटल R के। मतलब कैपिटल R का मतलब उस एटम या आयन की रेडियस है जिसने बेसिक यूनिट सेल बनाया होगा, मतलब जिसकी 2 डायमेंशनल लेयर से वो यूनिट सेल बना होगा उसकी रेडियस है। और स्मॉल r का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम रखा जाएगा या जो आयन रखा जाएगा उसकी रेडियस की ये वैल्यू है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम रखा जा सकता है उसकी रेडियस 0.414 टाइम्स कैपिटल R के बराबर होती है। मतलब अगर आप नोटिस करो तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, मतलब अगर आप नोटिस करो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम रखा जा सकता है उसका साइज टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम रखा जा सकता है उसके साइज से ज्यादा होता है। मतलब कहने का ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ा होता है, ये बड़ा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि हमें रेडियस बताओ, तो वो आंसर ये है, बेसिकली लार्जेस्ट स्फीयर बोला जा रहा है, तो लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा जा सकता है। अच्छा, एक बात आप और नोटिस करो तो आपको अलग अलग तरह के वॉइड में रेडियस की एक रेंज बताई जाती है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम रखा जा सकता है उसके रेडियस की रेंज होती है 0.225 टाइम्स कैपिटल R से लेकर के 0.414 टाइम्स कैपिटल R तक, ये रेंज है जिसको हम लोग रेडियस रेशियो के टर्म में भी लिखते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0.414 टाइम्स कैपिटल R से लेकर के 0.732 टाइम्स कैपिटल R तक, ये रेंज होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। लेकिन यहां पर जब हम ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इसको मार्जिनल नंबर बोलते हैं या आइडियल नंबर बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में इसी साइज का एटम रखा जाएगा तो जो आपकी एफसीसी यूनिट सेल होगी वो आइडियल स्ट्रक्चर कहलाएगी। मतलब हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा का मतलब होता है कि जिन्होंने एफसीसी बनाई है वो आपस में एक दूसरे को एक्चुअली टच कर रहे होते हैं, उनको अपने जगह से खसकने की जरूरत नहीं है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा आयन एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो वैल्यू है ये तब एप्लीकेबल है जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर हम एटम रख रहे हैं और उसका ये साइज है तो जिन्होंने एफसीसी बनाया है उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। डिस्टर्ब करने की जरूरत तब पड़ जाएगी जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम हम रखने जाएं उसकी रेडियस इस रेंज में कहीं बीच में हो, मतलब इस वैल्यू से ज्यादा हो, तो फिर हमें वॉइड का साइज बढ़ाना पड़ता है। और वॉइड का साइज बढ़ाने के लिए एफसीसी में जो पैकिंग का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो वही रहता है, बस वो पैकिंग थोड़ी ओपन हो जाती है। पैकिंग थोड़ी ओपन हो जाती है मतलब जिन्होंने एफसीसी बनाया होता है वो लोग अपनी अपनी जगह से खसकते हैं जिससे पैकिंग ओपन हो जाती है। तो आपसे क्या कहा गया है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस अरेंजमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस अरेंजमेंट का मतलब आपको लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब जिन्होंने एफसीसी या एचसीपी बनाया है वो आपस में टचिंग पोजीशन पर है तो वो टचिंग पोजीशन पर रखे रहेंगे, तब आपको आंसर बताना है। तो इसका मतलब आपको फिर से पढ़ते हैं हम लोग, लिखा है द कैलकुलेट रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इन वॉइड, लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इन वॉइड। तो हमें बड़ा वाला वॉइड चूज करना पड़ेगा और बड़ा वाला वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और उसमें जो रेडियस हम रखेंगे वो ये आंसर होगा। अब इस आंसर को, इससे आंसर निकालने के लिए बेटा, इससे आंसर निकालने के लिए आपको कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है ये पता होनी चाहिए। कैपिटल आर है क्या, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन्होंने बेसिक यूनिट सेल बनाया है, जिन्होंने ये लेयर बनाई है जो ऊपर लिखा है। अब आपको दो लेयर के बीच की सेपरेशन दी है, दो कंसेक्यूटिव लेयर, एक के बाद दूसरी लेयर, ए लेयर के बाद बी लेयर के बीच की सेपरेशन उन्होंने दी है। तो आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू consecutive layers, consecutive layers, लेयर का मतलब यहां पर 2D लेयर से है बेटा, वो वैल्यू होती है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2/3 टाइम्स कैपिटल आर। ये रिजल्ट भी बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता, इसको आप याद रखो। अगर आपको याद हो तो एचसीपी जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो हेक्सागन की हाइट निकाली जाती है, हेक्सागन की हाइट, और एक हेक्सागन बनने में बेटा 3 लेयर यूज होती हैं, 3 लेयर यूज होती हैं, 3 लेयर। और अगर आपको रिजल्ट याद हो तो वो हाइट आती है 4√2/3r, मतलब इस नंबर का डबल। इस नंबर का डबल का मतलब एक लेयर ए है, उसके बाद लेयर बी है, उसके बाद लेयर अगेन ए है। तो 3 लेयर से एक हेक्सागन बनता है, 3 लेयर से एक हेक्सागन बनता है। और 2 लेयर के बीच की सेपरेशन अभी मैंने बताया 2√2/3r। इसी तरह से अगली 2 लेयर के बीच की सेपरेशन 2√2/3r, और अगर आप ऐड करोगे तो वही हाइट आएगी जो हेक्सागन की हाइट हम लोग निकालते हैं। ठीक, चलो, तो अब हमें ये पता लग गया और ये रिजल्ट हमें दिया हुआ है बेटा कितना, 10√2/3r। तो अगर इसको 10√2/3r से इक्वेट करें, 10√2/3r से इक्वेट करें तो यहां से आपको r की वैल्यू मिलेगी 5 एंगस्ट्रॉम, 5 पिकोमीटर। पिकोमीटर में हमें दिया हुआ है 5 पिकोमीटर आपको मिलेगा। सॉल्व करके देख लो, 5 पिकोमीटर आएगा। अब कैपिटल R की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी अब आप निकाल सकते हो। स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0.414 टाइम्स 5, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 चौको 20, तो ये आएगा 2.07 पिकोमीटर, 2.07 पिकोमीटर। और अगेन इसका आंसर जो था वो इंटीजर में नहीं था लिखा हुआ, तो आपको यही फिल करना पड़ेगा, 2.07 पिकोमीटर।
ठीक। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक है कि दो लेयर के बीच की सेपरेशन आर के टर्म में 2√2/3r होती है, और ये सेपरेशन आपको एफसीसी में भी दिखेगी, यही सेपरेशन आपको एचसीपी में भी दिखेगी अगर आप रेडियस के टर्म में बात कर रहे हो तो, क्योंकि अगर कोई एक एलिमेंट एफसीसी बनाए या एचसीपी बनाए तो रेडियस तो फिक्स्ड ही रहेगी, तो दो लेयर के बीच की सेपरेशन भी हमेशा फिक्स्ड ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हालांकि इसमें गंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्ड मैंने केवल बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा उन्होंने एक्सरे से पता किया है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। एक ब्रैग्स लॉ है, आपके सिलेबस में पहले कभी बहुत हुआ करता था, अब तो नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आप वही चीज़ यहाँ पर लिखिए। आपसे कहा जा रहा है कि उससे जब स्टडी की गई तो जो एज लेंथ है, एज लेंथ सेल एज ये दी गई है 0.4518 नैनोमीटर, और डेंसिटी भी बता दी गई है, और मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेंसिटी का रटा हुआ फॉर्मूला लगाना है, Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब। और केवल ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो आपको एज लेंथ भी सेंटीमीटर में पुट करनी होगी, एज लेंथ सेंटीमीटर में पुट करनी होगी। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करके दिखाऊं तो 7.62 इज इक्वल्स टू सीसीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब Z की वैल्यू 4 होगी। सीसीपी का मतलब एफसीसी है, Z की वैल्यू 4 इंटू मोलर मास आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू लेंथ नैनोमीटर में दी है, उसको सेंटीमीटर में लिखना है, तो एक नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होती है बेटा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये आंसर होता है। तो अगर अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें तो क्या आने वाला है 0.4518 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब, 10⁻⁻7 का क्यूब। तो यहां से आप इसको लेके आओ, आपको देख तो रहा ही होगा कि इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कैलकुलेशन मुश्किल है, और मैंने इसीलिए टाइम बचाने के लिए पहले से इसकी कैलकुलेशन कर ली है, तो मैं वो आपको आंसर सीधे ही बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कहाँ गया आंसर, कहाँ गया आंसर, आंसर कहाँ गया, एक सेकंड, कितनी वैल्यू सॉल्व होके आती है इसकी, आती है कितना 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 कितना, हाँ 105.8, और क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 106 इसका करेक्ट आंसर है, 106। ये मैंने केवल इसलिए दिखाया है कि कैलकुलेशन के लिए हमें तैयार रहना है, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, स्पेशली पिछले साल के पेपर में ये देखने को मिला है, तो पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आगे भी दिखेगी। तो इसलिए कैलकुलेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी पिछले साल का ही है। इसमें कहा गया है कि गैलियम एटॉमिक वेट दिया है, क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर HCP स्ट्रक्चर, और आगे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इतने ग्राम में कितने होंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स, और वो आंसर आपको इस तरह से देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि HCP जिसमें रैंक की वैल्यू 6 आती है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर देखें तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होते हैं, मतलब रैंक का डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और रैंक के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स देखें तो वो 18 है, मतलब 6 एटम्स से 18 वॉइड्स बनते हैं टोटल वॉइड्स। तो पर एटम नंबर ऑफ वॉइड पर एटम देखें, नंबर ऑफ वॉइड्स
पर एटम जो FCC या HCP बना रहा है वो कितना आएगा? 3। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड आएगा 3 आएगा बेटा। अब आप अगर किसी तरह से ये पता कर लो कि जितने ग्राम गैलियम दिया है इसमें कितने एटम्स हैं, तो जितने एटम्स हों उसका 3 गुना कर देना, उतने वॉइड्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करें, ये कैसे पता करें? तो ये आपके मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट कैसे? तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ऑफ गैलियम, वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास 70 दिया हुआ है, तो यहां से मोल आ गया, और मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम बताने के लिए आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैलियम वो कितने होंगे? तो 0.581 बाई 70 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप एक बात नोटिस करो कि इन्होंने एवोगैड्रो नंबर लिखा नहीं है, तो आप इसको 6 मत ले लेना, क्योंकि 6 लेने से इंटीजर अलग भी आ सकता है। आपको लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बना ले, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इंटीजर वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ये बात ध्यान में रखना। और नंबर ऑफ एटम्स अगर आ गए तो नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वॉइड्स, तो नंबर ऑफ एटम दैट इज 0.581 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने पर बेटा मैं आपको आंसर बता देता हूं। कैलकुलेशन तो यहां पर भी बहुत सुंदर तो नहीं दिखाई पड़ रही, बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करके जो आंसर आता है वो रिलेटिवली सुंदर ही है। ये आता है बेटा 14.99 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 21 के टर्म में अगर हम लिखें, क्योंकि हमें वही पूछा गया है, तो इसको रफली आप लिखोगे 15 इंटू 10 टू द पावर 21। मतलब आपको यहां जो फिल करना है वो 15 करना है, नियरेस्ट इंटीजर आपको 15 फिल करना था। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो सारी बातें वही हैं जो हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वही चीज आपसे पूछी जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने डिफेक्ट पर पूछा है। कौन सा डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट इन्होंने किया क्या है कि KBr जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये सोडियम क्लोराइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉक सॉल्ट से ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें इन्होंने मिला दिया है क्या? स्ट्रांशियम ब्रोमाइड। इसकी डोपिंग कर दी है और इंफॉर्मेशन दिखा है कि 10 टू द पावर -5 मोल KBr इज डोप विथ 10 पावर -5 मोल परसेंट, 10 टू द पावर -5 मोल परसेंट ऑफ Br2। और आगे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इन 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल कितना होगा। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां डोपिंग की वजह से, डोपिंग का मतलब हमने कोई डिफरेंट सब्सटेंस मिला दिया, उसी को डोपिंग बोलते हैं, और डोपिंग की वजह से यहां कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होने जा रही हैं, वो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह कुछ इस तरह की है बेटा, मैं आपको बताऊं। जैसे अगर मैं KBr का आइडियल स्ट्रक्चर बताऊं तो KBr की कहानी ऐसी है कि एक K के चारों तरफ 6 Br नेगेटिव होते हैं। खैर वो नहीं स्ट्रक्चर पता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस तरह एक बोर्ड के अबव और एक बोर्ड के अंदर, मतलब 6 Br नेगेटिव आयन के साथ में घिरा रहता है। और इसी तरह की कहानी Br की होती है कि ईच Br आयन सराउंडेड बाय 6 पोटेशियम आयन, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। हालांकि नहीं भी जाने तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो अल्टरनेट पोजीशन पर आपको Br, फिर K, फिर Br, फिर K, फिर Br, फिर K, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को मिलने वाला है अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो। कुछ इस तरह की कहानी, कुछ ऐसा, थोड़ा सा और मैं बना लो, कुछ ऐसा है।
अब अगर इसमें SrBr2 की डोपिंग की गई तो अब आप देखो कि एक SrBr2 जब आएगा तो दो ब्रोमीन को साथ में लेके आएगा, दो ब्रोमाइड आयन को साथ में लेके आएगा। तो वो जब इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहने का मतलब ये है कि कोई इम्प्यूरिटी जब डाली जाएगी तो जो लोग वहां पहले से थे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे का मतलब वो खसका दिए जाएंगे और ये आके उनकी जगह ले लेगा। जो इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी वो ऑलरेडी जो लोग जिनकी भी वो जगहें हैं उनको खसका देंगे और उनकी जगह ये ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। अब आप अगर नोटिस करो तो एक मॉलिक्यूल SrBr2 को आने पे दो ब्रोमाइड आयंस आएंगे, एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में दो ब्रोमाइड आयन आएंगे और वो दो ब्रोमाइड आयंस की लोकेशन को ले लेंगे। दो ब्रोमाइड आयन को हटाएंगे और उनकी लोकेशन ले लेंगे। तो अगर दो ब्रोमाइड आयंस हटाए गए तो साथ में दो पोटेशियम आयंस भी हटेंगे, उनको भी रिप्लेस किया जाएगा और वो जहां जो कैटायंस प्रेजेंट हैं उन वो कैटायनिक लोकेशंस हैं, उन कैटायनिक लोकेशन पर जो हमारा इम्प्योरिटी ऐड किया है वो अपनी लोकेशन लेगा कि भैया हम कैटायन है, हम कैटायन की लोकेशन लेंगे। तो अब आप देखो कि एक SrBr2 इज इक्विवेलेंट टू 2 KBr। मैंने इक्विवेलेंट दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही लाइन का सहारा ले लिया, इक्वल कि नहीं इक्विवेलेंट मुझे दिखाना था तो 3 लाइन काफी है। मतलब कहने का ये है कि एक SrBr2 आएगा तो 2 KBr को हटना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में जो एनायन की लोकेशंस थी 2 Br हटे और 2 Br आ भी गए तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 पोटेशियम आयंस हटे और उसकी जगह पर एक स्ट्रांशियम आयन आया, क्योंकि एक स्ट्रांशियम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 पोटेशियम आयन। चार्ज हमेशा कभी भी डिफेक्ट जब क्रिएट होता है बेटा तो चार्ज न्यूट्रलिटी बनी रहती है, चार्ज हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा। तो वो तभी रहेगा जब 2 ब्रोमाइड आयन के साथ 2 पोटेशियम को हटना पड़े। अब 2 पोटेशियम हट गए और उसकी जगह एक स्ट्रांशियम आयन आया तो एक लोकेशन तो फिल हो गई, और एक लोकेशन खाली रह गई। इसी को बोला जाता है कैटायोनिक वैकेंसी। इसी को बोला जाता है बेटा कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी का मतलब है कि कैटायन वाली लोकेशन वैकेंट हो गई, तो ये इसकी कहानी है। अब आप इसको नोटिस करो तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल SrBr2 के आने की वजह से एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो अगर 2 SrBr2 आएगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट कर देगा, 3 SrBr2 आएगा तो 3 वैकेंसी क्रिएट कर देगा। मतलब कहने का यह है कि अगर 1 मोल SrBr2 आएगा तो 1 मोल वैकेंसी क्रिएट कर देगा। अगर एक मॉलिक्यूल 1 वैकेंसी क्रिएट करता है तो 1 मोल मॉलिक्यूल 1 मोल वैकेंसी क्रिएट कर देगा। और आपसे कहा क्या गया है, 10⁻⁵ मोल परसेंट SrBr2 है, का मतलब आपसे यह कहा गया है कि 100 मोल अगर KBr है तो इसमें 10⁻⁵ मोल SrBr2 है। मोल परसेंट का यही मतलब होता है, और जितने मोल SrBr2 होगा उतने ही मोल वैकेंसी होगी। तो आप यहां से कह सकते हो कि 100 मोल KBr में 10⁻⁵ मोल कैटायोनिक वैकेंसी होगी, तो यहां से आप कह सकते हो 1 मोल KBr में 10⁻⁵/100 मोल वैकेंसी होगी 1 मोल में। और आपसे क्या कहा गया है, 1 ग्राम में बताओ, 1 ग्राम में बताओ। तो 1 ग्राम का मतलब कितना मोल है ये आप बता सकते हो। मोल ऑफ KBr कितना है, तो वेट अपॉन मोलर मास, और मोलर मास ऑफ KBr कितना होगा बेटा, मोलर मास ऑफ KBr 39.1 प्लस Br 79.9, मतलब आप इसको सॉल्व करो तो 9 1 10, 9 9 18 1 19, 7 3 10 11, तो ये आएगा बेटा 119। तो ये हो गया 1/119 मोल।
119 मोल। तो इतने मोल में देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 119 मोल KBR में कितनी वैकेंसीज आएंगी? 1/119 इंटू 10 टू पावर, इसको -7 लिख सकते हैं, -7 10 टू पावर -5/100 10 टू पावर -7 मोल वैकेंसी। तो आपका आंसर यहां से मोल में आया है। और आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पूछी गई है, तो एक मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है, एक मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसी को आप नंबर ऑफ वैकेंसी में लिखना चाहते हो तो 119 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 वैकेंसीज। और इसको सॉल्व करने पर बेटा मैंने सॉल्व कर रखा है आप सबके लिए, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी वैल्यू सॉल्व होके आती है कितनी? 5.06 इंटू 10 टू पावर 14, 5.06 इंटू 10 टू पावर 14। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है इंटीजर में वो आंसर है 5। यहां पर जो फिल किया जा रहा है आंसर वो आंसर है 5। देखो ये आपका सब्स्टिट्यूशन की वजह से रिजल्ट बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिफेक्ट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, देखो ब्लैंक है, ये पूछा नहीं है, लेकिन ये निहायत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेंस के लिए भी और एडवांस में भी पूछा जा सकता है। पूछने का एक नया तरीका, इन्होंने क्या कहा है? इन अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सैंपल ऑफ फेरस ऑक्साइड। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब डिफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ऐसे ही आयनिक कंपाउंड के लिए नाम आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। ये सब जो एग्जांपल अभी मैंने बोले इनको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि डिफेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद भी सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कैटायन एनायन का जो रेशियो नॉर्मली होता है वही बना रहा, तो उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तब बोलते हैं जब कैटायन एनायन का जो रेशियो बने होना चाहिए, जैसे फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO होता है, तो अगर डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी फॉर्मूला FeO ही हो तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। और अगर डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद कैटायन एनायन का रेशियो 1:1 होने के बजाय कुछ और हो जाए तो उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें दो नाम सामने आते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये क्वेश्चन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि फेरस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर NaCl के टाइप का है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लिखा हो नहीं भी लिखा होता तो भी चलता। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होता है FeO, मतलब अगर इसमें ये कोई डिफेक्ट नहीं हो तो ये फॉर्मूला होगा। अब अगर ये फॉर्मूला होगा तो यहां पर ऑक्साइड -2 चार्ज और आयरन पर +2 चार्ज होगा, मतलब आयरन +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में यहां पर होगा। लेकिन डिफेक्ट क्रिएट होने की वजह से इस स्ट्रक्चर में ये बोला जा रहा है कि आयरन +3 फॉर्म में भी है और +2 फॉर्म में भी है। मतलब मे भी अगर आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखे हो जिसमें ऐसे फॉर्मूले आपने देखे होंगे, Fe.960 इस तरह का फॉर्मूला, इसमें आयरन +2 फॉर्म में भी है, +3 फॉर्म में भी है। ये मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का एग्जांपल है। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में कुछ आयरन Fe+2 वाले किसी रीजन से अपनी लोकेशन से मिसिंग हैं, जिसकी वजह से बाकी बचे हुए Fe+2 आयंस में से कुछ आयंस Fe+3 में कन्वर्ट हो करके चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, तो उसको मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के नाम से पढ़ा जाता है। ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारा सॉलिड है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड है, मतलब उसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ है और उसमें Fe+2 और +3 का रेशियो, Fe+2 और +3 का रेशियो, Fe+3 और +2 का रेशियो आपको बताया जा रहा है 0.15 है, ये आपको बताया जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट अनऑक्यूपाइड।
तो बेसिकली आपसे ये कहा गया कि ये NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। NaCl टाइप का स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा कि एनायन FCC बनाता है और कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि ऑक्साइड आयन ने FCC बनाया है और कैटायन आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में मेटल डिफिशिएंट इफेक्ट की बात आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ मेटल आयंस अपनी जगह से गायब है, कुछ मेटल आयंस अपनी जगह से गायब हैं। और अगर मेटल आयंस अपनी जगह से गायब हैं मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से गायब हैं, इसीलिए वहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। और इसीलिए क्वेश्चन बना है कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट अनऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी। अनऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी लिखने की बजाय इसको यहां पर ऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी लिख लो। या तो अनऑक्यूपाइड लिख देते तो भी काफी होता, या फिर ऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी। या तो साइट अनऑक्यूपाइड लिख दो तो इसका मतलब वैकेंसी हुआ, या फिर ऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी लिख दो, दोनों इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन ऑफ साइट अनऑक्यूपाइड है, ये हमें बताना। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसको कैसे सोचना है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। जैसे हमें ये पता है कि FeO का स्ट्रक्चर आपके NaCl टाइप का है, मतलब ऑक्साइड आयन का नंबर, ऑक्साइड FCC बना रहा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका Fe+2 आयंस है। तो अगर आइडियल स्ट्रक्चर की बात करते, मतलब अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता, अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता तो ऑक्साइड आयंस का नंबर होता बेटा 4 और आयरन का नंबर भी होता 4, आयरन का नंबर भी होता 4, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 होता। या पर एटम एक Fe+2 आयन होता। मतलब जैसे अगर हम देखें तो किसी भी FCC यूनिट सेल में 4 रैंक होती है FCC यूनिट सेल की और 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर आता है। तो पर एटम नंबर ऑफ वॉइड कितना आता है, पर एटम नंबर ऑफ वॉइड कितना होता है, 1। पर एटम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होगा। 4 एटम पर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 1 एटम पर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर वो सारे आयन फिल होते तो वो भी फिल होता। और हमसे यहाँ फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, हमसे यहाँ फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिसिंग है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिसिंग है। और अगर उसी बात को 1 के रेस्पेक्ट में करें तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 के रेस्पेक्ट में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें। मान लेते हैं कि इस 1 आयरन जो होना चाहिए था +2 के फॉर्म में, इसमें 1 में से सारे फिल्ड नहीं है, कुछ Fe+2 की वजह से फिल्ड है, कुछ Fe+3 की वजह से फिल्ड है। और मान लेते हैं कि +2 की वजह से X है, X फ्रैक्शन, और +3 की वजह से Y फ्रैक्शन फिल्ड है। फ्रैक्शन वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं बेटा क्योंकि मैं 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मैं चाहूं तो 4 के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने 1 के रेस्पेक्ट में बात की है। तो X फ्रैक्शन Y आयंस ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, Y फ्रैक्शन Fe+3 वालों ने ऑक्यूपाई किया है। मतलब मैंने अभी आपको बोला था कि अगर कुछ Fe+2 किसी कारण से अपनी जगह से गायब रहते हैं तो बाकी बचे Fe+2 में से कुछ +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे +2 वाले जो आयंस मिसिंग हुए उनकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज मिस हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज बचे हुए Fe+2 +3 में कन्वर्ट होके Fe+3 में कन्वर्ट होके कंपनसेट कर देते हैं और पूरे सॉलिड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं। तो उसके पीछे का ये पर्पस होता है। अब इसी वजह से मान ले कि हम एक एटम होना चाहिए, अब उस एक एटम के रेस्पेक्ट में कुछ गायब है और बाकी बचे हुए में से X हमने मान लिया Fe+2 है और Y हमने मान लिया Fe+3 है। तो अब इनकी वजह से जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, वो ऑक्साइड की वजह से जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो एक रिलेशन आपका यहां से बन जाएगा कि अगर हम आयरन +2 की वजह से चार्ज देखें तो वो आएगा 2x, क्योंकि एक आयरन पर 2x चार्ज है, तो x पर कितना होगा 2x। इसी तरह से +3 की वजह से जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 3y। मतलब एक यहां पर एक में से इतना फ्रैक्शन Fe+2 था, इतना फ्रैक्शन Fe+3 था, तो इनकी दोनों की चार्ज। और ऑक्साइड कितना है 1, तो उसका चार्ज कितना है 2 यूनिट। एक ऑक्साइड का चार्ज 2 यूनिट।
दो नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, मतलब एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल गई। अब दो अननोन है तो एक इक्वेशन आपको और चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, तो यहां से बनेगी। ये इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो y/x, Fe+3 को हमने y माना है और Fe+2 को x माना है, तो उसका रेशियो y/x ही कहलाएगा, और वो रेशियो हमें 0.15 दिया हुआ है। तो यहां से आप कह सकते हो कि y विल बी इक्वल टू 0.15 टाइम्स x। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये इक्वेशन से y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो 2x प्लस 3 टाइम्स 0.15 x इज इक्वल टू 2, और ये 45 2.45 x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 2/2.45, और अगर x आ गया तो y की वैल्यू आएगी इसका 0.15 टाइम्स 2/2.45, और अगर x आ गया और y आ गया, मतलब एक एटम में Fe+2 कितना, Fe+3 कितना, ये पता लग गया, तो पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ साइट अनऑक्यूपाइड या फ्रैक्शन ऑफ साइट ऑक्यूपाइड बाय वैकेंसी। तो आप एक में से इतना तो फिल्ड हो गया +2+3 की वजह से, तो वैकेंसी का फ्रैक्शन कितना हुआ, वैकेंसी का फ्रैक्शन कितना हुआ बेटा, वैकेंसी का फ्रैक्शन, तो वो आप क्या करोगे, इधर लिख देता हूं, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई तो 1 में फिल्ड है, तो क्या नहीं फिल्ड है वो 1 में से माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन ऑफ साइट अनऑक्यूपाइड आ जाएगी 1 माइनस 2/2.45 माइनस 0.15 इंटू 2/2.45। इसको सॉल्व करके बेटा आता है लगभग 0.062, लगभग 0.062 ये आता है। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा कैलकाटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद और आगे बात कर लेते हैं हम लोग, एक तो क्वेश्चंस और हैं, ये भी डिफेक्ट से ही रिलेटेड है। क्या क्या इसमें पूछा, ये पूछा जा चुका है, आईटी का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एक्चुअली फ्रैंकल और शॉर्ट की आयनिक कंपाउंड के लिए दो डिफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन अपनी लोकेशन से निकल करके बीच में कहीं इंटरस्टिशियल पोजीशन पर घुस जाता है, अपनी लोकेशन से निकल करके बीच में कहीं इंटरस्टिशियल लोकेशन पर निकल जाता है, इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम वैकेंसी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट भी है। मतलब जहां से वो अपनी जगह से निकलेगा वहां वैकेंसी क्रिएट कर देगा, और कहीं बीच, वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, बीच की पोजीशन पर घुस जाएगा। और ऐसा तब देखने को मिलता है जब कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में ज्यादा ही छोटा हो, कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में ज्यादा ही छोटा हो। और इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो। जैसे अगर आपको याद हो, हम लोग ZnS स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसमें जिंक का साइज सल्फाइड के तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो जिंक सल्फाइड के केस में फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाई पड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का कम होना कैटायन का, या फिर रेडियस रेशियो का कम होना, या उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है कि कैटायन का साइज एनायन की तुलना में ज्यादा छोटा होना फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए रीजन होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होने से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि टोटल मास कांस्टेंट ही बना रहता है, क्योंकि आयन अपनी जगह से बीच में ही कहीं घुसा हुआ है। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन का पेयर ही गायब हो जाता है,
मतलब ये तब देखने को मिलता है जब कैटायन एनायन के साइजेस कंपैरेबल होते हैं। ये तब देखने को मिलता है जब कैटायन एनायन के साइजेस कंपैरेबल होते हैं। और शॉर्टकिट इफेक्ट में क्योंकि कैटायन एनायन गायब हो जाते हैं तो उस केस में सॉलिड की डेंसिटी घट जाती है क्योंकि मास कम हो जाएगा। अगर मास कम हो गया तो सॉलिड की डेंसिटी कम होगी, तो इसलिए ये देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो पहले में स्मॉल डिफरेंस बोला जा रहा है, इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये सही है कि कैटायन अपनी जगह से कहीं बीच में घुस गया, इसीलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ट्रैपिंग ऑफ आयरन इन द लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, तो ये हमें देखने को मिलता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहने का मतलब ये है कि जहां पर मेटल की तुलना में एनायन का नंबर कम होता है, एनायन का नंबर कम होता है। जिसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अगर जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट किया जाए तो उसमें जो ऑक्साइड आयंस हैं वो ऑक्सीजन बनकर के निकल जाते हैं। कुछ ऑक्साइड आयन अपनी साइड से O2 के फॉर्म में निकल जाते हैं और जो जो एनायन की साइड थी जहां ऑक्साइड आयन हुआ करते थे वहां वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं। ऑक्साइड निकल लिए, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसलिए पूरा सॉलिड आपका न्यूट्रल बना रहा। और जिस साइट पर इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है एनायनिक साइट पर, उसी साइट को बोला जाता है एफ सेंटर। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी एटम का नहीं है, क्योंकि वो जिस एटम का था वो तो निकल लिया, वो तो निकल चुका है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, देन फिर वो डी एक्साइट होके वही लाइट एमिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्रिस्टल कलर्ड दिखता है। तो कलर्ड क्रिस्टल दिखने के पीछे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होना रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो कलरफुल हमें देखने को मिलता है। तो उसी सेंटर को एफ सेंटर बोलते हैं। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, बिल्कुल सही है, सही है। और इसके अलावा डी में लिखा शॉर्टकिट इफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि शॉर्टकिट इफेक्ट में कैटायन एनायन के निकल लेने की वजह से डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो घट जाती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बॉम्बे था और कैलकाटा था। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट बस यही है। इसमें ये भी डिफेक्ट से रिलेटेड था, इसमें भी पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। शॉर्टकिट डिफेक्ट अराइजेस due to absence of cation anion from position which they are expected to occupy, तो बिल्कुल सही है। शॉर्टकिट डिफेक्ट में कैटायन एनायन निकल लिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन बीच में घुस गया, शॉर्टकिट डिफेक्ट में कैटायन एनायन निकल लिया। और निकलते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उनके बीच की स्टोइकियोमेट्री है वो बनी रहे, मतलब अगर NaCl सॉलिड में शॉर्टकिट डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो अगर एक Na आयन निकलेगा तो एक ही क्लोराइड आयन भी निकलेगा, तो स्टोइकियोमेट्री बनी रहे। अच्छा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग शॉर्टकिट डिफेक्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, तो ये सही है, क्योंकि शॉर्टकिट इफेक्ट में आयंस के निकल लेने की वजह से मास कम हो जाता है, और अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये भी सही है। शॉर्टकिट इफेक्ट आर मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विथ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही है। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाई है वो तब होगा जब आपके कैटायन का साइज बड़ा होगा, और वहीं पर इसका मतलब कि आपका कैटायन एनायन के साइज के कंपैरेबल होगा, उन्हीं में शॉर्टकिट इफेक्ट देखने को मिलता है। फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है जहां कैटायन एनायन की तुलना में बहुत छोटा हो। शॉर्टकिट डिफेक्ट देखने को मिलता है जहां कैटायन एनायन की तुलना में तुलनात्मक हो, मतलब बहुत छोटा ना हो। और जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता है उसका कोऑर्डिनेशन भी नंबर भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप इसको रिलेट कर सकते हो ZnS NaCl CHCl, ZnS NaCl CHCl। सबसे पहले वाले केस में टेट्राहेड्रल बॉन्ड इन्वॉल्व है, दूसरे वाले केस में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन्वॉल्व है, और तीसरे वाले केस में क्यूबिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो कैटायन का, तो पहले केस में 4, दूसरे में 6, तीसरे में 8।
इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। रेडियस रेशियो देखो तो पहले में 0.225, दूसरे में 0.414, तीसरे में 0.732, तो वो भी पड़ेगा। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जो वहां पर यूज हो रहे हैं, तो ये सही है। और डी में लिखा हुआ है क्रिस्टल हैविंग शॉटकी डिफेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल, तो बिल्कुल सही। इवन कोई भी डिफेक्ट क्रिएट हो, चाहे शॉटकी डिफेक्ट हो, चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो, चाहे मेटल एक्सेस हो, चाहे मेटल डिफिशिएंट हो, चाहे इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो, हमेशा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है, हमेशा बना रहता है, तो इसलिए वो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप कि मैं सारी बातों को आपके सामने रख पाया हूँ और आपने इन चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर लिया होगा। और नहीं कुछ भी मिसिंग आपको लग रहा है तो आप अच्छे से अपने नोट्स को दोबारा रेफर करो। क्वेश्चंस हो जाने के लिए आते हैं, अगर आपको सारे रिजल्ट्स याद हैं तो आप पक्का इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।